बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर इनके घर गए। वो लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। 15 रोज़ बाद जब उन्होंने अपना घर अच्छी तरह सेट कर लिया तो आंटी अपनी बेटी निदा के हमरा हमारे घर आई। हमने भी इनकी खूब आओ भगत की। इसके बाद तो आना जाना शुरू हो गया। हम सब बहन भाई एक उस्ताद आबिद साहब से ट्यूशन पढ़ते थे। वो उस्ताद हमारे घर आकर पढ़ाते थे। जबकि निदा के वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने अब्बू से कहा कि मेरी बेटी को भी ट्यूशन की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो आपके बच्चों के साथ पढ़ लिया करें। मैं आपका बहुत मशकूर होगा। वालिद साहब ने सर आबिद से बात की। पहले तो उन्होंने उज़र किया कि इनके पास किसी और को पढ़ाने का वक्त नहीं है। जब वालिद ने बताया कि हिदायत साहब की बच्ची और मेरे बेटे फरहान एक ही क्लास की हैं तो उन्होंने निदा को पढ़ाने की हामी भर ली। रोज़ शाम को ट्यूशन टाइम पे निदा हमारे घर आने लगी। सर आबिद पहले फरहान भाई और निदा को पढ़ाते क्योंकि दोनों का एक ही कोर्स था। दोनों को पढ़ाना आसान होता था। जब वो पढ़ चुके होते तो सबक की तैयारी करते और सर हम दोनों बहनों और छोटे भाई को पढ़ाने लगते। रोज़ साथ पढ़ने की वजह से निदा और भाई फरहान की आपस में बेतकल्लफ़ी हो गई। वे एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। अगर वो 2-4 दिन के लिए अपने गांव चली जाती तो भाई का इसके बगैर पढ़ाई में दिल ही ना लगता। अब ये होने लगा कि फरहान और निदा काम करने के बजाय कॉपी पर एक दूसरे से लिख के बातें करते। एक दिन अब्बू को अचानक कागज़ की ज़रूरत पड़ी। वो भाईजान के कमरे से इनकी मेज़ पर रखी कॉपी उठा लाए और इसमें कागज़ निकालने लगे। जब कॉपी खोली तो वहाँ फरहान और निदा के सवाल और जवाब तहरीरी सूरत में लिखे हुए थे। अब्बू ने वो हिस्सा निकाल लिया और फरहान को बुलाकर कहा कि ये क्या किस्सा है। वो चुप रहे। वालिद ने कागज़ निदा के वालिद को जाकर दिखा दिया और ट्यूशन पर आने से मना कर दिया। इस वक्त तो हमें इल्म ना हुआ कि ऐसा क्या हुआ है जो बाजी निदा हमारे घर में नहीं आ रही। बस इतना हमें बताया गया है कि इसके अब्बू ने हमारे घर आने से मना कर दिया है। कुछ दिन बाद भाई फरहान ने छोटी बहन लुबना को अपनी कॉपी देकर कहा कि यह निदा को दे आओ। इससे कहना कि सर ने जो नोट्स मुझे दिए हैं वो तुम अपनी कॉपी पर उतार कर कॉपी वापस कर दो। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज़ निदा के अब्बू ने लुबना को कॉपी निदा को देते हुए देख लिया। उन्होंने कॉपी चेक की जिसमें निदा ने फरहान को ख़त लिखा था। उन्होंने बेटी को खूब मारा और फिर कॉपी लाकर मेरे वालिद को दिखाई तो जिस पर उन्होंने फरहान की दुर्गत बना डाली। इस रोज़ हमें असल मामले का पता चला। सर ने फरहान भाई को समझाया तुम मैट्रिक में हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। पहले खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करो, फिर तुम जहाँ चाहोगे जो कहोगे तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन अभी से इन फजूल कामों में अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करो। फरहान भाई पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। इन्हें ना खाना अच्छा लगता था ना पीना। इनकी सेहत गिरने लगी जैसे लकड़ी को दीमक लग जाए। हमारे शहर में ही छोटे चचा रहते थे। वो हमसे बहुत प्यार करते और सबके मसलों को हल करने में मदद करते थे। वो दोस्ताना अंदाज में हमसे बात करते थे। मैंने इन्हें फरहान भाई का मसला बताया और निदा की तस्वीर भी दिखाई। वो बोले तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे वालिद से बात करूँगा। इधर निदा को भी चैन न था। इसके वालिद इसके चचा ज़ाद से जल्द अज जल्द इसकी शादी की ठान ली। जब निदा ने देखा कि किसी सूरत इस अजाब से नहीं जान छूट सकी तो एक रोज़ इसने अब्बू को फ़ोन किया और रो रो कर बताया कि इसके वालिद ज़बरदस्ती इसकी शादी चचा ज़ाद से कर रहे हैं जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। वालिद ने इसका दिल रखने के लिए कह दिया कि अच्छा मैं किसी दिन आकर तुम्हारे वालिद से बात करूँगा, वो सोच समझ कर फैसला करेंगे, इतनी जल्दी ना करें। निदा समझी कि मेरे वालिद इस पर मेहरबान हो गए हैं। बस एक दिन जबकि इसकी रस्म मंगनी की तारीख रखी जा रही थी वो रात के 12 बजे हमारे घर के दरवाजे पर आ गई और इससे दस्तक दी। अब्बू ने दरवाज़ा खोला। निदा बोली मुझे अंदर आने दीजिए। वालिद ने इसे अंदर आने दिया और पूछा इस वक्त क्यों आई हो। वो बोली कि वालिद साहब इस जुम्मे को मेरी मंगनी कर रहे हैं, आप आकर इन्हें रोकिए, मुझे मनान बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने अब्बू को रोकने का मुझसे वादा न किया तो मैं आपके घर से नहीं जाऊँगी। वालिद साहब ने बला टालने का कह दिया। अच्छा वादा रहा, मैं मंगल के रोज़ तुम्हारे वालिद के पास आके मंगनी रुकवा दूंगा, लेकिन अभी तुम अपने घर चली जाओ। निदा अब्बू के वादे पे यकीन करके घर लौट गई। वालिद साहब ने निदा के भाई से बात की कि तुम किसी तरह इसके दिल में फरहान के लिए नफ़रत पैदा कर दो। वो निदा के दिल में तो फरहान के लिए नफ़रत पैदा ना कर सका, अलबत्ता इसने अपने एक दोस्त के ज़रिए जो फरहान का भी दोस्त था ये काम कर दिखाया कि निदा के बारे में कस्में खा के फरहान को यकीन दिलाया कि निदा इसके साथ भी शादी का वादा कर चुकी है और इसके साथ इसको भी चक्कर देती है। फरहान कानों का कच्चा निकला। इसने दोस्त की बात का एतबार कर लिया और शक की वजह से निदा से दूर हो गया।
والد صاحب حسب وعدہ ندا کے گھر اس کے ابو کو سمجھانے منگل کے روز نہ گئے۔ اگلے دن وہ اپنے کپڑے اور زیورات لے کے ہمارے گھر آ بیٹھی کہ اب میں واپس گھر لوٹ کے نہیں جاؤں گی، آپ کو میری شادی فرحان سے کرنا ہوگی۔ ابو پریشان ہو گئے، بولے ہم جمعہ سے پہلے تمہارے والد کو منا لیں گے، اب تم گھر چلے جاؤ۔ اس وقت فرحان بھائی بھی آ گئے اور ندا کی زبانی ایسے باتیں سنی تو اسے بازو سے پکڑ کے دروازے سے باہر لے گئے اور کہا کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسے طور طریقے نہیں ہوتے ان کے، نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، اور نہ ہی میرے والد یا گھر والوں کو اس طرح پریشان کرنا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم لوگوں کو بھی ڈر تھا کہ ہماری بدنامی ہوگی، وہ ندا کے والد اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جمعے کے دن وہ صبح سویرے جاگی اور نماز پڑھی، اپنا کمرہ صاف کیا، گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کیا، سب کو ناشتہ کرایا۔ آج رات اس کی منگنی ہونے والی تھی، اس کی اماں تیاریوں میں مصروف تھیں۔ دوپہر کے اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور کچھ دیر بعد فائر کی آواز آئی۔ آواز سن کر ماں دوڑی ہوئی آئی، مگر کمرہ اندر سے بند تھا۔ وہ بنجل مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس نے بیٹوں کو آواز دی جو کہ گھر پہ نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آئے تو ماں بیٹی کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ انہوں نے سیڑھی لگا کے روشن دان سے جھانکا اور پھر کسی طرح دروازہ توڑا۔ اندر جو منظر تھا وہ دید کے قابل نہ تھا۔ ندا نے اپنے والد کے پستول سے خود کو فائر کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ پڑوسیوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس وقت پولیس آ گئی، انہوں نے کمرے کی تلاشی لی۔ میز پہ رکھا ہوا ندا کا خط مل گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہی ہوں اور اپنی موت کی میں خود ذمہ دار ہوں۔ خودکشی کی وجہ کیا ہے کہ آج میری منگنی تھی جسے میں پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے والدین سے شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ میں ان کی خوشی کو پورا نہ کر سکی۔ اللہ کے واسطے امی ابو آپ دونوں مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے میرے لیے بھلا ہی سوچا ہوگا، مگر میں خود اپنے لیے بھلا نہیں سوچ سکی، جس کی سزا میں خود کو دے رہی ہوں۔ خط پڑھ کر انسپکٹر بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ ہم سب ندا کی خودکشی کی خبر سن کر بہت پریشان تھے، خاص طور پہ ابو اور فرحان، جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کے جذبات کو نہ سمجھا اور نہ اس کے سچے جذبوں کا احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نیک ہدایت دے اور ایسی غلطی کی توفیق نہ دے کہ وہ خود اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دیں۔